हेलो एवरीवन। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ हम मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये डेली का सीरीज़ है। हम डेली मॉक टेस्ट देते हैं और जानते हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। यहाँ पे आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम दो चीज़ कवर करते हैं। एक, हमारी मॉक भी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारे सामने क्वेश्चन रहते हैं, आंसर रहते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, ये PYQ भी क्वेश्चन है, मतलब यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं क्वेश्चन, 2025 के पहले जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किस तरह से यूपीएससी पूछती है या ये यूपीएससी में हेल्पफुल होगा। जैसे सब टॉपर कहते हैं कि आपको PYQ टिप पे होने चाहिए, तो इससे आपके दो, मतलब एक समय में आप दो काम कर पा रहे हैं। एक तो आप मॉक दे पा रहे हैं, सेकंड आप PYQ के लिए दूसरे बुक्स या दूसरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं। आपका एक में ही दो हो जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, या जो इनकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये हमारा विश्वास है। मैं स्वागत करती हूँ। आज का डे है 13, जहाँ हम आज सॉल्व करेंगे मॉडर्न इंडियन के कुछ क्वेश्चंस, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर आपने मॉडर्न इंडिया कवर कर लिया है तो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि हम पढ़ते अलग हैं, यूपीएससी पूछती अलग है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यूपीएससी के द्वारा कोई भी क्वेश्चन किया जाए, ये ऐसे ही है जैसे केबीसी होती है, वहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी आएगा, लेकिन आपकी तैयारी अगर प्रॉपर है, आप वहाँ अटेंशन में हैं, आप पूरा ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर और सब भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, सब भूल के सिर्फ आप उस हॉट सीट पे बैठे हैं। वैसे ही जब आप यूपीएससी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको वहाँ ध्यान देना है और जो सामने आ रहे क्वेश्चन उस पर ध्यान देना है। आपका डर, आपका भय जो भी है कि होगा कि नहीं होगा, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है या मेरा पहला अटेम्प्ट है, या मैंने कितने सारे अटेम्प्ट दे दिए, नहीं हुआ मेरा प्रीलिम्स, ये सब एक साइड में रखिए। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन है, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ इसके आंसर चाहिए। उसके बाद मैं डरूंगा, उसके बाद मैं कुछ भी करूंगा, बट अभी मुझे ये थिंकिंग नहीं आना है। सिर्फ मेरा ध्यान होना चाहिए कि मेरे पास सामने क्वेश्चन है, मुझे आंसर देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं मोटिवेशनल के लिए एक कोट्स पेश करती हूँ जो आपके अंदर एकदम एनर्जी भर देती है। पहला, तो आप ये वीडियो बैठ के देखें, क्योंकि अगर आप लेट के देख रहे हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए जीरो हो जाएगा। यूपीएससी में आप सो के एग्ज़ाम नहीं देते। अपने आप को ऐसा रेडी करें माइंड सेट से, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। थोड़े थोड़े प्रयास से ही आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी एक मैराथन है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं या बीच में दौड़े या लास्ट में दौड़े, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते ही मैराथन कंप्लीट करना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने आप को हमेशा खुद मोटिवेट करना है। मोटिवेशनल वीडियो भी ढेर सारे नहीं देखने हैं नहीं तो फिर भी 2 दिन बाद फिर से मोटिवेशनल वीडियो हम देखते हैं। तो आपके सामने जो मेरा फेवरेट कोट है, जो मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बताती हूँ, सफलता खुशी की कुंजी है। सफलता खुशी की कुंजी है? नहीं, सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, या जो आप कर रहे हैं उसे प्यार और खुशी के साथ करते हैं, तो आप सफल ज़रूर होंगे। ये जो कोट है, ये बहुत ही शानदार कोट है। इसमें कहा गया है कि हम सोचते हैं सक्सेस जब हम आईएएस बन जाएंगे तब हम खुश होंगे। अभी हम खुश नहीं हो सकते क्योंकि हमने प्रीलिम्स फेल कर दिया है, मेंस फेल हो गए, इंटरव्यू फेल हो गए। हम बाद में खुश होंगे जब हम आईएएस बनेंगे। आप एक रूम में हैं, अपने वॉशरूम में हैं, वहाँ तो खुश हो सकते हैं। जब आप खुशी से कोई काम करते हैं ना, वो अच्छा होता है। जब आप रिलैक्स माइंड से कोई काम करते हैं तो वो आप बेस्ट कर पाते हैं। तो यूपीएससी के नाम से मत डरिए। ये आप सोचिए, ये जस्ट एग्ज़ाम। और जैसे मैं सारे काम प्यार से करता हूँ तो मैं इसे प्यार से करता हूँ। जैसे आप जब खाना खाते हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता कि आपने खाना खा लिया, वैसे ही आप इतने मॉक प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, जैसे सी सेट का भी है, उस तरह से आप अच्छे से
अपने आप को रेडी करें और खुश रहें हमेशा। अगर इसमें कितने भी, मान लीजिए इसमें अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपने 4 क्वेश्चन भी दे दिए तो खुश रहिए, बिकॉज आपको नहीं पता था ये कैसे क्वेश्चन होंगे और आपने ऐसे ही दे दिया। तो अगर आपके कम भी क्वेश्चन हो रहे हैं तो खुश रहिए कि आपने दिया है। कितने लोगों ने तो ये वीडियो देख के छोड़ के चले गए होंगे कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, एक्सक्यूज़ दे दी होंगे मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मुझे तो मॉडर्न इंडिया मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, या मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा है। आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खुश होइए, हमेशा हर एक चीज़ में खुश होइए कि चलो मैंने आज एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाए, चलो आज मेरे 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो ऐसे ही आपको हमेशा खुश रहना है। जब आप खुश रहेंगे ना तो आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सक्सेस सोच रहे हैं कि मुझे सक्सेस मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, तो वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। बट जब आप खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तब आप नॉर्मली कोई भी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881। आप देख पा रहे हैं यूपीएससी ने 2003 में पूछा था अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो इसके आंसर देने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करें, वीडियो में आप आंसर चैट बॉक्स में दें, इससे इंटरैक्टिव रहेंगे आप, नहीं तो फिर आप पैसिव माइंड से पढ़ रहे हैं। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करें, अपने आंसर दें। इसका आंसर होगा ए हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी अवध कमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी पंजाब एंड सिंध बैंक। जो इंडिया में है फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज़ वाला बैंक जो पहला था इंडिया में, वो कौन सा था, जो 1880 में फाउंड हुआ था। अब आपने पहले की वीडियो में देखा होगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी कब पूछती है, बट आपके सामने आ चुका है। तो अगर आप जानते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो अपने यूपीएससी प्रीलिम्स में इसे नोट डाउन कर लें कि बाई चांस यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो मैं मिस ना करूँ। और हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक हो गया, अवध कमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी पंजाब सिंध बैंक। हो सकता है 2003 में कुछ बैंक से रिलेटेड बातें हुई हों, देन यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। बट फिर भी यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इसके बारे में आप श्योर रहे। आप एक बार देख लें कि कब किसकी स्थापना हुई है, बस बेसिक आइडिया। आपको पूरी प्रिपरेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिलैक्स रहना है। आ रहा है आंसर तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसे नोट डाउन कर लें, डरे ना, घबराए ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवध कमर्शियल बैंक। ये है 1881 में बनने वाला फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज़। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे थे 2004 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। इट इज़ करेक्ट और नॉट? सेकेंड, टीपू सुल्तान was killed in third Anglo-Mysore War. 3. Mir Jafar entered in a conspiracy with the English for the defeat of Nawab Siraj-ud-Daulah in the Battle of Plassey. Which of the statement given above is are correct? A. 1, 2 and 3, B. 3 only, C. 2 and 3, D. none. तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर, आशा करते अपने वीडियो पॉज करके दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब सिर्फ 3 नंबर करेक्ट है, बिकॉज 1 इज़ रॉन्ग। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आंसर ज़रूर दें चैट बॉक्स में कि ये गलत क्यों है। अगर जिनको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे रही हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हिस्ट्री बुक ही पढ़ें, नोट्स के पीछे ना भागे, वीडियोस के पीछे ना भागे, ना गूगल सर्च करें। अपने बेसिक बुक को उठाएं, उसको एक बार रीड करें, इस टॉपिक पे जाएं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वहाँ से रीड करें।
बट आपका थोड़ा सा टाइम बचाते हुए मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाई बाबर, नॉट अहमद शाह अब्दाली। इब्राहिम लोदी को हराने वाला बाबर थे, जिन्होंने 1526 जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें हराए थे। अंडरस्टैंड। और जो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। समझ आप। तो जो पहला पानीपत हुआ था वो उसमें इब्राहिम लोदी का नाम था और उसे हराने वाले बाबर थे। बट जो थर्ड पानीपत हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली ने हराया किसको? मराठाओं को। तो एक बार आप कंफर्म हो जाइएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया पहला और थर्ड बैटल के बारे में। फिर जो टीपू सुल्तान हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में डेथ हुई थी, बट उनकी डेथ हुई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो 1799 में हुआ था। अंडरस्टैंड। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने बेसिक बुक हिस्ट्री स्पेक्ट्रम को पढ़ें, या आपके पास जो भी हिस्ट्री के बुक्स हैं उसको पढ़ें। एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, इस टॉपिक पे जाएं और पढ़ें। इधर उधर सर्च ना करें, भटके ना आप। आपके सामने 2005 में यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा था वो आ चुका है। आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने कोर्स लॉन्च किए हैं यूपीएससी गाइडेंस के नाम से। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए यूपीएससी के रिगार्डिंग वो हम प्रोवाइड करते हैं। जो भी ज़रूरी है यूपीएससी को लेकर के नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, नोट्स, आपकी क्यूरीज यहाँ पे सॉल्व की जाती है। आपको एक मेंटर दिया जाता है पर्सनल, जो आपको हेल्प कर सके ताकि आप इधर उधर की वीडियोस देख के इधर उधर नोट इकट्ठा करके टाइम वेस्ट ना करें। वो आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से रिलैक्स हो के ये एग्ज़ाम देना है। आपको वो आपके सारे सवालों के जवाब वो देते हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप चाहें तो इसे ज़रूर परचेस करें, या आप उनको बताएं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर आप हमसे और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप ज़रूर संपर्क करें। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 3 नंबर जो आपके सामने आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ तो आप सेटिंग में जाएं, वहाँ पे स्पीड को आप फास्ट भी कर सकते हैं, बट फास्ट में ना करके देखें, क्योंकि अगर आप जैसा आपको सही लगे। आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड कनवार सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिलोंग्स टू? जो कनवार सिंह थे, कनौर सिंह बोल सकते हैं आप, वो प्रोमिनेंट लीडर थे 1857 के जो रिवॉल्ट हुए थे। तो वो कहाँ के थे? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आपको वीडियो पॉज करना है और आपको आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए बिहार। कन्वर सिंह जो थे वो बिलोंग करते थे उज्जैन हाउस ऑफ जगदीशपुर, जो अभी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार स्टेट में है। अंडरस्टैंड दैट। आपको जंप नहीं करना है, आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे ही करना है। अगर आप इस टॉपिक में कंफ्यूज हैं तो फिर से रिवॉल्ट 1857 में जाएं। वहाँ पे किस किंग की नाम ली गई है, जैसे हम झांसी की रानी के बारे में बहुत जानते हैं, बट उसके अलावा भी आपको जानना है थोड़ा थोड़ा करके। बाकी तो PYQ ज़रूर आप सॉल्व करें जितना भी कर सकते हैं हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री में करेंट और बेसिक तो मेन है, तो आप ज़रूर ध्यान दें। 4 नंबर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने 2004 में क्वेश्चन पूछे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे बोला है लिस्ट 1 है, पीरियड दिया हुआ है कि इतने AD से इतना तक किसका क्या हुआ, कौन सा वार कब हुआ है, ये दिया हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है 1767 to 69 फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ है। सेकेंड नंबर थर्ड मैसूर वार जो हुआ है वो AD 1790 से लेकर के 92 तक चला है।
थर्ड जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वार हुआ है वो हुआ 1824 से 26 में। 4 AD 1845 से 46 में सेकेंड सिख वार हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। इसमें सिर्फ 2 और 3 करेक्ट आंसर है कि 1790 से लेके 92 तक थर्ड मैच शुरुआत हुआ है। 3 से ले मतलब 1824 से लेके 26 में आपका फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वार हुआ है। 1 नंबर रॉन्ग है बिकॉज जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था वो हुआ था 1775 से लेकर के 1782 में, मतलब 1775 से लेके 1782 के बीच में। और जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था वो हुआ था 1845 से लेके 1846 में। मतलब यहाँ पे जो 4 नंबर आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वार। और देखिए आपको जो भी पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। और जो सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ है वो हुआ है आपका 1848 से लेके 1849 में। आपको बेसिक आइडिया टाइमलाइन का होना चाहिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2004 में पूछा था। 5 क्वेश्चन है, आप आंसर देने की ज़रूर कोशिश करें। अगर नहीं आ रहे तो घबराएं ना, तुक्का लगाएं, पर दे ज़रूर, ट्राई ज़रूर करें। कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे मैं। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वेयर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। अनेक्सेशन के बारे में बात की गई है कि जैसे झांसी की रानी के बेबी नहीं हो रही थी, मतलब जो उनके सग बेबी नहीं थे, तो अनेक्सेशन की प्रोसेस कि जिसके उनके बायोलॉजिकल सिन नहीं है तो उनके लिए उनका राज्य छीन लिया जाएगा, अनेक्स कर लिया जाएगा, मतलब उनके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य ब्रिटिश सरकार अपने हक में ले लेगी। तो वो अनेक्सेशन की जो प्रोसेस थी, कब कब किसे अनेक्स किया गया है ये पूछा जा रहा है। ए झांसी, सेकंड संभलपुर, 3 सतारा। ये तीनों को अनेक्स किया गया था, बट पहले किसको अनेक्स किया गया था और लास्ट में अनेक्स किसको किया गया था, मतलब पहले कहाँ पे उनका राज्य छीनने की प्रोसेस चालू हुई, मतलब एनेक्सेशन की प्रोसेस चालू हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए 1 2 3, बी 1 3 2, सी 3 2 1, डी 3 1 2। मतलब पहले कहाँ पे हुई और फिर बाद में लास्ट में कहाँ हुई। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप ध्यान दें कि पहले झांसी, संभल या सतारा। आपको अगर ये पहले पता है और लास्ट में पता है तो ऐसे करके आप लगाइए अपना ब्रेन। ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग है, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, उसका यूज़ कीजिए, माइंड सेट को एकदम प्रॉपर रखिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले सतारा को अनेक्स किया गया, फिर संभलपुर, देन झांसी। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपके सामने जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2004 में पूछा था 6 नंबर क्वेश्चन, आप इसका जवाब देने की प्रयास करें। कंसीडर द फॉलोइंग वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय वायसरॉय यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। मतलब यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि पहले कौन वायसरॉय थे ब्रिटिश रूल में और लास्ट में कौन थे। मतलब जो पहले बना है उसका नाम पहले आपको बताना है और जो लास्ट में बना उसका लास्ट में बताना है। यहाँ देखिए ऑप्शन है ए बी सी डी। ए में पहले है 1 3 2 4, बी में है 2 4 1 3, सी में है 1 4 2 3, डी में है 2 3 1 4। पहले यहाँ पे दिया गया है 1 नाम, मतलब जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ए सी में 1 1 पहले है, मतलब लॉर्ड कर्जन पहले। या बी में देखिए 2 2 है, मतलब लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पे आपको पता है कि चेम्सफोर्ड तो बाद में आए थे, लॉर्ड कर्जन पहले आए थे। तो आप
ए या सी में आते हैं, राइट। जब आप ए या सी में आएंगे तो लॉर्ड कर्जन को बाई चांस आपने चुन लिया। अब लास्ट में 3 या 4, तो 3 या 4 आप देखिए, मतलब ए सी में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए 1 1 है, हमने बाई चांस बता रही हूँ आपको, ऐसे करना चाहिए आपको। 1 1 दिख रहा है तो आपने 1 को चूज़ कर लिया कि कर्जन में भी। और अब हम 3 पे जाएंगे, लास्ट में देखिए ऑप्शन जो ए में है वो 4 दिख रहा है, सी में जो है वो 3 दिख रहा है। तो 3 4 में हम देखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग पहले थे या लॉर्ड इरविन पहले आए थे। तो इस तरह से आपको देखना है और आंसर बताना है कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं, पहले लॉर्ड हार्डिंग आए थे या लॉर्ड इरविन आए थे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप दिमाग लगाइए अपना कि ए के ऑप्शन में देखिए 1 दिया हुआ पहले, सी के ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, बी के ऑप्शन में 2 है, डी के ऑप्शन में 2 है। तो इस तरह से आप देखिए ऑप्शन, पहले से मत सोचिए घबराइए कि मुझे नहीं आ रहा है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा अपना आइडिया लगा सकते हैं। मतलब पहले कौन बना, लॉर्ड कर्जन आए, फिर लॉर्ड हार्डिंग आए, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए, फिर लास्ट में लॉर्ड इरविन आते हैं। आपके सामने 7 क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2004 में पूछा था। मैं डायरेक्ट आपको एमसीक्यू भी करा पा रही हूँ और पीवाईक्यू भी आपका साथ साथ होते जा रहा है। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें पेयर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट मैचिंग नहीं है। ए पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, डी एल्बर्ट बिल रिपन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा बताइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टैंड, बिकॉज जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड रिटन ने 1878 में लगाया था और उसको हटाने वाले कौन थे, रिपन थे। तो यहाँ लॉर्ड लिटन होंगे ना कि कर्जन। तो इस तरह से आप इसे देख लीजिए। और जैसे पिट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, ये इसके आप सन भी जाके देख सकते हैं कि कब की ये बात है। और देखिए आपके आंसर गलत क्यों हुए, बिकॉज आपने सोचा कि करेक्ट मैचिंग कौन सा है। यहाँ पे है इनकरेक्ट मैचिंग, नॉट करेक्टली मैच। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें कि करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं हमें करेक्ट बताना है। तो करेक्ट यहाँ पे 3 है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको फटाक से क्लिक करना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है नॉट करेक्टली मैच, जो यहाँ पे करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन ने इसे लाया था और लॉर्ड रिपन ने इसे रिमूव किया था। एल्बर्ट बिल लाया था रिपन ने। पिट्स इंडिया एक्ट के समय वारेन हेस्टिंग्स थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने वाले डलहौजी थे। इस तरह से आपके तो 3 करेक्ट हैं, याद कर लीजिए। सी वाले में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 8 नंबर, जो यूपीएससी ने अपने 2005 में क्वेश्चन पूछा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. ईश्वर चंद विद्यासागर फाउंडेड द बेथुन स्कूल एट Calcutta with the main aim of encouraging education for women. Second, Bankim Chand Chattopadhyay was the first graduate of Calcutta University. Kesav Chand Sen campaigned against sati led to the enactment of a law to ban sati by Governor General. Which of the following statements above is are correct? A. 1 only, B. 1 and 2 only, C. 2 and 3 only, D. 1 2 and 3 only। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होंगे, इसे आप ट्राई करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें जो 3 सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या है।
और रॉन्ग आंसर क्या है? तो इसका जो स्टेटमेंट है वो बी नंबर सही है कि 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज रॉन्ग। बिकॉज क्योंकि केशव चंद्र सेन कंपेन अगेंस्ट सती, तो आपने अगर पढ़ा भी है तो सती किसने कंपेन चालू किया था? तो सती के अगेंस्ट कंपेन चालू किया था राजा राम मोहन रॉय ने। देन बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 में बैन किया गवर्नर जनरल ने। मतलब सती से रिलेटेड राजा राम मोहन रॉय हैं, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। और 1 and 2 जो है आपको ध्यान से समझ के पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे थे 2005 में, आप देख पा रहे कि 2005 ने यूपीएससी एग्ज़ाम में मॉडर्न इंडियन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी आप देख पा रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, कभी लेंदी, कभी शॉर्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ फैबियनिज्म एज अ मूवमेंट? जो फैबियनीज मूवमेंट था इसके कौन थे, मतलब प्रोपोनेंट कौन थे, इम्पोर्टेंट पर्सन कौन थे? इसका आंसर होगा फैबियनिज्म। इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। बी एओ ह्यूम नहीं होगा। सी माइकल मधुसूदन दत्त नहीं होगा। डी आर पाल्मे दत्त भी नहीं होगा। इनका होगा एनी बेसेंट। फेबियन सोसाइटी जो ब्रिटिश सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बेस्ड नोन फॉर इस इनिशियल ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क बिगिनिंग इन द लेट 19th सेंचुरी देन अप वर्ल्ड वार 1 तक गए थे। इनके मेन हैं आपके एनी बेसेंट। अंडरस्टैंड? अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से इसको नोट्स डाउन कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा इन 4% के बारे में हल्का आइडिया रख लीजिए अपने माइंड में। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। अपनी तैयारी को अकॉर्डिंग टू यूपीएससी बनाना है। और आपके सामने यूपीएससी ने जो 2005 में अपने क्वेश्चन पूछे थे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज आपने पढ़ लिया है। और अगर मैं डिटेल में जाऊँगी तो फिर आप यहाँ से भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप खुद थोड़ा सा प्रयास करें। सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं हुआ तो एक बार बेसिक बुक को एक बार रेफ़र कर लें। रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे और आप इस बार यूपीएससी के माइंडसेट से पढ़ेंगे कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन करती है। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी? 18th सेंचुरी में यहाँ बैटल के बारे में बताया गया है, आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है। बी बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ बक्सर। डी बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ प्लासी। आपको अगर आता है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आ रहा है तो आप आइडिया कैसे लगाएंगे? देखिए, ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में पहला दिया हुआ है बैटल ऑफ वांडीवाश और बी और डी में दिया हुआ है बैटल ऑफ अंबर। मतलब या तो वांडीवाश होगा या तो अंबर होगा पहले। लास्ट में है ए नंबर में, देखिए आप, बैटल ऑफ प्लासी और डी में भी बैटल ऑफ प्लासी है, फिर बी में है और सी में है बैटल ऑफ बक्सर। तो आप थोड़ा आइडिया लगाएं। फिर यहाँ देखिए बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो पहले कौन से बैटल हुए? पहले प्लासी युद्ध हुए, फिर बक्सर हुए, आपको पता है। तो पहले प्लासी आते फिर बक्सर आते, तो आप ए को ऐसे भी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर पहले यहाँ पे दिया हुआ, फिर बैटल ऑफ प्लासी दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए बैटल ऑफ वांडीवाश के बाद बैटल ऑफ बक्सर दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो आप यहाँ से ए ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। सेकंड, ये लास्ट वाला भी डी नंबर भी या तो डी नंबर हो सकता है, ठीक है,
ए नंबर को तो हमने काट दिया कि बैटल ऑफ बक्सर नहीं पहले हुआ था, बैटल ऑफ पलासी पहले हुआ था, तो आप डी नंबर भी ऐसे कट करेंगे। अब आते हैं बी और सी ऑप्शन पे कि पहले अंबर हुआ था या वांडीवाश हुआ था। तो इस तरह से आप सोचेंगे कि बी होगा या सी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर। पहले अंबर हुआ, फिर पलासी हुआ, फिर वांडीवाश हुआ, फिर बक्सर हुआ। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो कम से कम 50-50 तक आप पहुँचेंगे। अगर वहाँ पे जाके एलिमिनेट करते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि 4 ऑप्शन में अगर आप करेक्ट आंसर चुनेंगे तो मिनिमम चांस है कि आपके सही होंगे। बट अगर आप एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन में से अगर एक सही चुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना सीखिए, डरिए मत, स्माइल कीजिए, फेस पे स्माइल के साथ पढ़िए। बिकॉज अभी यूपीएससी, आप जब यूपीएससी एग्ज़ाम भी देना तब भी हंसिए, क्योंकि आप हंसेंगे 4 लोग को टेंशन हो जाएगा, उनकी पेपर ख़राब हो जाएंगे। जस्ट जोकिंग, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके सामने आया है 11 क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स 2005 में पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उस समय कौन से यहाँ पे टेरिटरी थे कि जो अछूते रहे, मतलब जहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ए झांसी, इसको तो आप पहले ही एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि आपने बार बार पढ़ा इस चीज़ को। बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। आप ए और डी तो एविल डिलीट कर देंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे, और बी और सी में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन सा रह चुका होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चित्तौड़ एक ऐसा जगह पड़ता है, आपको पता होगा चित्तौड़ कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि चित्तौड़ क्यों अछूता रह गया। क्यों मैंने कहा झांसी और लखनऊ, क्योंकि आपने सुना है लखनऊ के राजा, झांसी की रानी के बारे में, बट जगदीशपुर और बी में आप फंसते हैं। तो इस तरह से ध्यान देंगे कि चित्तौड़ तो पूरा साइड में था, तो यहाँ पे ये प्लेस है जहाँ पे 1857 की कोई भी बात नहीं हुई है, मतलब वो अछूता रह गया, मतलब अफेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे कोई भी। फिर आपके सामने जो 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, 2005 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा था, तो आप इसके करेक्ट आंसर दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए 1 नंबर, वारेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु इस्टेब्लिश आ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। यहाँ पे देखिए पुलिस फोर्स की बात की गई है और वारेन हेस्टिंग का नाम लिया गया है। यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, क्या 1 नंबर ही सही है? सेकेंड, आ सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश एज कलकत्ता बाई द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लग रहा है आप लोग को आ रहा है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। 3, द इंडियन पेनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट given above are correct? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 2 3। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? लग रहा है आप लोग मुस्कुरा रहे, तो आपने आंसर दे दिया होगा। पहला तो मैं एलिमिनेट कर देती तो मेरा सी और डी ऐसे ही चला जाता, बिकॉज जब हम पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो हमें लॉर्ड कर्जन की याद आती है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने बहुत ही, मतलब बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस लाए थे, मतलब सेना में। क्योंकि मैं सेना इसलिए बोली क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस लाए कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितने चेंजेस होने चाहिए, पुलिस फोर्स ये वो कितने लेवल के होने चाहिए, दरोगा। तो इस तरह से थोड़ा बेसिक आइडिया कि वॉरेन हेस्टिंग्स और पुलिस फोर्स, तो पुलिस फोर्स वाले मेन तो लॉर्ड कर्जन ही है, इस हिसाब से मैंने 1 एलिमिनेट किया, तो सी और डी आ गए, मतलब गए। अब ए और बी बचे हैं, तो 2 तो एकदम सही है कि 1773 में। देखिए आपके पास जैसा भी रहे आप अपना दिमाग लगाइए, ऑलवेज दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए जो बैठा हुआ है। फिर 3, द इंडियन पेनल कोड। अब बताइए आप, ए और बी में तो आप बता ही सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द इंडियन पेनल कोड केम इन टू इफेक्ट इन ईयर 1860। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा।
अब आपके सामने आ रहा है 13 क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा था 2005 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ए, मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। बी, डच डिफीट द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची। सी, द मॉडर्न कोची, तो कोची तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये समझ ही गया है, was the first Dutch colony before the Portuguese took over. D, the modern Kochi never became a part of a British colony. तो डी नंबर में थोड़ा अलर्ट होना है आपको कि ऐसा कैसे कोची का नाम हो रहा और कोची पार्ट नहीं होगा ब्रिटिश कॉलोनी का। ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, तो थिंक अबाउट इट। तो आप यहाँ पे तो पहले डी को एलिमिनेट कर दीजिए, काट दीजिए। अब बचता है ए बी सी, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची। ए भी रॉन्ग है। मॉडर्न कोची बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी आफ्टर डच कॉलोनी। डच कॉलोनी के बाद मॉडर्न कोची जो है ब्रिटिश की ही कॉलोनी हो गई है। Kochi was the first a Portuguese colony. Fort William was built in Kochi by the Dutch. Understand? मतलब यहाँ पे सी नंबर है द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज। तो पहले पोर्तुगीज़ आए देन डच। तो समझ रहे हैं आपको कैसे कैसे पढ़ना है। यूपीएससी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अपने सारे बुक्स को, कॉन्सेप्ट क्लियर होने होंगे। जब भी आप पढ़े कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2005 में पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग रिप्लेस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिप्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया? ए, लॉर्ड डफरिन। बी, लॉर्ड रिपन। सी, लॉर्ड कर्जन। डी, लॉर्ड हर्डिंग। देखिए यहाँ पे ये चार जो वायसराय के नाम दिए गए हैं, आपका काम है, होमवर्क है, आपको ये चारों वायसराय के नाम लिखने हैं, उनके ईयर को बगल में लिखना है। सेकंड, इनके इम्पोर्टेंट वर्क, इन्होंने क्या क्या किए हैं, इम्पोर्टेंट वर्क, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कब से कब थे, इन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्क किए हैं जिसकी वजह से इंडिया में परिवर्तन आए हैं। जैसे लॉर्ड डफरिन, इस समय एओ ह्यूम, इस तरह से आपको ध्यान देना कि लॉर्ड डफरिन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में थोड़ा सा उस तरह से आपको आइडिया लगाना है। मैं बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, रिवाइज कैसे करना है, किसी चीज़ नहीं आ रही तो कैसे क्लिक करना है। अंडरस्टैंड दैट? तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता ही है, बी नंबर होगा। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 15 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ये फिर से क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन के लिए डाल दिया है। अब आपके सामने आता है 16 क्वेश्चन, मतलब 15 जो यूपीएससी ने अपने 2006 में क्वेश्चन पूछे थे। एक 1 नंबर, द चार्टर एक्ट 1853 एबोलिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। जो 1853 थी वहाँ पे एबोलिश करती है इंडियन ट्रेड, मतलब मोनोपोली को ख़त्म करती है। सेकेंड, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished the role of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly. Which of the statement given above is correct? A, one only. B, two only. C, both one and two. D, neither one and not two. तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? ए, बी, सी, डी। थोड़ा दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए और स्माइल करिए, टेंशन में क्यों है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सही है, 1 गलत है। बिकॉज इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हुई थी वो कब ख़त्म हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपीएससी। स्माइल करें और पढ़ते रहें। थैंक यू।